हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज हम इस वीडियो में शीतलहर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है, कैसे आती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है एवं हमें इससे कैसे बचना चाहिए। ये वैसे तो एक सामान्य नॉलेज का टॉपिक है, बट यह एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है उसके प्रश्न पत्र प्रथम के सेकंड पार्ट में ज्योग्राफी के पर्यावरणीय क्षेत्र एवं आपदाओं से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम इसे डिटेल में चर्चा करते हैं। आपके सामने जो मैप दिखाई दे रहा है, पहले हम इसकी जो मूलभूत परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करने के बाद इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा, शीतलहर वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में तापमान जो होता है सामान्य से काफ़ी नीचे गिर जाता है या न्यूनतम से काफ़ी नीचे गिर जाता है, तो ठंडी हवाएं तेज हो जाती हैं। वह यह स्थिति भारत में सर्दियों के समय देखी जाती है, मुख्य रूप से जनवरी और दिसंबर में देखी जाती है। तो उसे हम शीतलहर कहते हैं। हमारा जो भारत का मौसम विभाग है आईएमडी, उसके अनुसार भी इसकी एक परिभाषा दी गई है, तो उसको हम एक बार देख लेंगे। कि उसके अनुसार कहा गया है कि जब न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री नीचे गिर जाता है या उससे कम हो जाता है, उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शीतलहर कहेंगे। ठीक है, सामान्य जो न्यूनतम तापमान जिस समय होना चाहिए उससे भी काफ़ी नीचे गिर जाना क्या कहलाता है? शीतलहर कहलाता है। ठीक है, सर्दियों में सर्दी तो पड़ती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाना तापमान का ही शीतलहर कहलाता है। तो हम ये जानेंगे ये क्यों आती है। इसको परिभाषा को पढ़ने के बाद हम उसी जो मैप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं कि शीतलहर क्यों आती है। ठीक है, जब भारत में पश्चिमी विक्षोभ, ये विश्व गलत लिखा है, विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम भारत का साफ हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भारत में देखा जाता है दीपावली के बाद। ठीक है, दीपावली के बाद जो बारिश होती है तो पश्चिमी विक्षोभ की बारिश होती है, जिससे हम कहते हैं कि भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है, जो कि मुख्य रूप से भूमध्य सागर से प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या रहता है, पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम साफ हो जाता है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है और पंजाब वाला क्षेत्र है और कश्मीर से लगा हुआ क्षेत्र, उसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो में पश्चिमी भाग से इनका प्रवेश होता है और ये ठंडी हवाएं चलती हैं। उत्तर पश्चिमी भाग में हवाएं जो कहाँ से आती हैं? मध्य एशिया एवं हिमालय क्षेत्र से आती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो उत्तरी भाग है उसमें क्या होता है, रात के समय में तेज विकिरण होता है। तो ठंडक की स्थिति माने, तेज विकिरण क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो हीट को यहाँ पे बना के रखता है अंदर। लेकिन क्या होता है, इस समय पे मौसम साफ होता है तो ये क्या निकल जाती है, ऊपर क्यों निकल जाती है, जिससे क्या रहता है, जो ये मौसम हमारा गर्म रहना चाहिए था वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है हमारा, जिसके कारण यहाँ का तापमान गिर जाता है। तो क्या होता है, वायुमंडल में जो गर्मी है निकल जाती है, जिसके कारण भी हमारे यहाँ पर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अब एक बार हम उस मैप को देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है और उसके ज़रिए हम समझें। देखिए, मैंने आपको कहा कि क्यों आती हैं। तो यहाँ पे इससे आगे निकल के जैसे ही हम इजराइल वाली सीमा को निकलेंगे, ठीक है, मध्य एशिया को निकलेंगे, तो भूमध्य सागर आता है। वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति वहीं से उत्पन्न होती है और हमारे यहाँ पे ऐसे हवाएं आती हैं। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के समय पे जब ये हवाएं वापस चली जाती हैं और हमारे यहाँ बारिश बंद हो जाती है, तो यहाँ का मौसम क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्लियर हो जाता है, जिसके कारण मध्य एशिया, जो अफगानिस्तान वाला, कजाकिस्तान वाला, तुर्कमेनिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वो मध्य एशिया से हवाएं ऐसे ऐसे भारत में प्रवेश करती हैं, क्योंकि यहाँ से तो आ नहीं सकती हैं, क्योंकि ये तो हमारा प्राकृतिक पहरी के रूप में काम कर रहा है हमारे हिमालय। तो ये ऐसे प्रवेश करती हैं भारत के कौन से क्षेत्र में? इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इस पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं, इस पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं और यहाँ का जो तापमान है वो एकदम से सडनली गिर जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? शीतलहर कहते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इस क्षेत्र के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं और हम इन क्षेत्रों के बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी समझ में आ गया। तो क्या होता है कि इस क्षेत्र में यहाँ से मध्य एशिया एवं हिमालय क्षेत्र से हवाएं आने लगती हैं और इस क्षेत्र को ठंडा करने लगती हैं, तो यहाँ पर शीतलहर मुख्य रूप से देखी जाती है, जो कि अभी हमें उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। तो चलिए हम इसके एक बार प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव रहते हैं। ठीक है, तो हम इसके प्रभावों को जानेंगे। हमने जान लिया कि क्यों ये शीतलहर आती है, तो इसके प्रभाव करेंगे कि तापमान तेजी से नीचे गिरता है, तापमान तेजी से नीचे गिरता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है मुख्य रूप से मध्य भारत का पठार, जिसके अंदर, ठीक है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र एवं छतरपुर आदि जो क्षेत्र आते हैं, ठीक है, वो उत्तरी भाग का जो क्षेत्र है उसमें सर्दी कड़ाके की पड़ती है। उसके बाद आपने देखा होगा, मैंने दिल्ली, पंजाब और इनकी बात की, तो मैंने जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं की? ठीक है, मैंने हिमाचल प्रदेश की बात क्यों नहीं की, मैंने उत्तराखंड की बात क्यों नहीं की? क्योंकि वहाँ पर सामान्य रूप से सर्दियों के मौसम में इतना तापमान पाया ही जाता है, और वहाँ पे हवाएं इतनी तेज नहीं चलती हैं, और ना ही उसमें इतना सडनली उनमें गिरावट आती है, क्योंकि उनका तापमान वैसे ही 5 से 6 डिग्री बना रहता है। ठीक है, और अगर हवाएं भी चलती हैं तो वो ट्रैप हो जाती हैं। कहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं? जो घाटियाँ हैं, ठीक है, और चोटियाँ, उनमें ट्रैप हो जाती हैं, तो वहाँ पर सामान्य रूप से इतना तापमान बना रहता है, इसलिए वहाँ पर शीतलहर की वहाँ पर बात नहीं की जाती है। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत के जो ये मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है? बच्चों, बुजुर्गों, बच्चों, गरीबों में हाइपोथर्मिया, सर्दी, खांसी एवं सांस सांस की समस्या देखी जाती है। साथ ही ठंड के कारण हमें कई मृत्यु के मामले भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि पर जो हमारी गेहूँ, सरसों, आलू की फसलें हैं, उनका पाला पड़ने से नुकसान होता है। पाला पड़ता है तो इनकी जो जड़ होती है ना, वो गल जाती है, जिसके कारण ये इनका जो पूरा पौधा है वो गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। ठीक है, साथ में सब्जियों और बागवानी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कई जो फूल होते हैं हमारे, ठीक है, वो टूट जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण अब फूल का फल कहाँ लगेगा? फूल में, तो टूट जाता है, इसके कारण बागवानी को नुकसान होता है। साथ में हम यातायात की बात करें तो इसी यातायात शीतलहर में कोहरे के साथ मिलकर, देखो, शीतलहर अकेली नहीं चलेगी, वो कोहरा भी साथ में आएगा ना, तब ये खतरनाक रूप धारण कर लेती है। तो सड़क, रेल व हवाई यात्राएं प्रभावित होती हैं, जैसे कि हवाई जहाज की उड़ानें रद्द हो जाती हैं क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होती है सही। ठीक है, ट्रेनों का निर्धारित समय से पीछे चलती है क्योंकि उन्हें भी सामने सिग्नल नहीं, ट्रेनों के सिग्नल सही से काम नहीं करते, और साथ में वो धीमी हो जाती है, उनको निर्धारित समय होता है उससे पीछे चलने लगती हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी नहीं होती है तो कई दुर्घटना के मामले देखे जाते हैं। इसी के साथ ही स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं और कामकाज धीमा पड़ जाता है। कई लोग घर पर ही रहते हैं, और जो जो वस्तुएं अधिक उपभोग करना होती है वो नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट देखते हैं कि ऊर्जा संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिजली और हीटर की मांग बढ़ जाती है, हमारे ऊर्जा संसाधनों की मांग बढ़ जाती है। इसी के साथ जो गरीब वर्ग होता है ना, ना तो वो ईंधन की उसके पास पहुंच होती है, ना ही कपड़े खरीद पाता है, तो उसके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। इसके लिए बचाव क्या करना चाहिए? तो इसके बचाव करना चाहिए हमें हमें गर्म कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, खुले में हीटर सुरक्षित रूप से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, बंद कमरे में हमें हीटर, और ये आज नहीं, आग है, आग नहीं जलाना चाहिए। अगर आप बंद कमरे में आग जला के सो जाते हैं ना, तो CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बनती है, और आपका इससे दम घुटने से मौत भी हो सकती है। इसलिए हमें बंद कमरे में ना तो हमें हीटर जलाना चाहिए, ना ही हमें बंद कमरे में आग जलाना चाहिए, और ना ही इनको जलाकर सोना चाहिए। इनका उपयोग जब तक करना चाहिए जब तक आप उनका उपयोग करके सचेत अवस्था में हैं, सचेत में आप सोए नहीं गए हैं। ठीक है, उसका 1-2 घंटे करने के बाद आप अपने कंबल में जाइए, सो जाइए। ठीक है, तो इन्हें बंद कमरे में नहीं जलाना है, हमको इनको ध्यान रखना है। अभी इंदौर में एक मामला आया कि एक परिवार के सदस्य रात में हीटर चलाने से मर गए क्योंकि उनकी दम घुट गई थी उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर दम घोट देती है, दम घोटू गैस भी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। किसानों को क्या करना चाहिए? अपने खेतों में धुआं और सिंचाई, पानी भर देंगे तो पाला क्या जड़ों जड़ों को गलाएगा नहीं, क्योंकि पाला जब गिरता है ना जड़ों को तो हम उसको गला देता है। तो हाँ, सिंचाई कर देना चाहिए और हमें धुएं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और ऐसे बचाव के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। साथ में प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। प्रशासन को फुटपाथ पर रह रहे जो लोग हैं उनके लिए रैन बसेरा का प्रबंध करना चाहिए, कंबल का वितरण करना चाहिए एवं खाद्यान्न सामग्री का वितरण करना चाहिए। तो संक्षिप्त रूप से हमने शीतलहर के बारे में जान लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।